हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 12 का। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस हमने आज तक पढ़ा है उसके लिए कौन सी मॉलिक्यूलर फॉर्म एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है। मींस कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, जो हेल्प करता है किसमें, इनहेरिटेंस में। मींस कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें ट्रांसफर करने के लिए, कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए वो कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज हमें पता है कि एक्चुअल में जिस मॉलिक्यूल की हम बात करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में, तो वो बेसिकली हम जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम जेनेटिक मटेरियल से ही स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की वो है रेप्लिकेट। दैट मीन्स रेप्लिकेशन की जो भी मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके पास खुद को रेप्लिकेट, अपनी कॉपी बनाने की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दैट इज वन प्रॉपर्टी एज अ रेप्लिकेशन और रेप्लिकेट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर देखेंगे वो क्या होनी चाहिए कि जो भी यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो भी मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होना चाहिए और उसमें म्यूटेशन भी पॉसिबल होनी चाहिए। तो मतलब एक तरफ हम बोल रहे हैं कि स्टेबल होना चाहिए और एक तरफ बोल रहे हैं कि म्यूटेशन मीन्स चेंजेस उसके अंदर आने चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स इट शुड बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। तो स्टेबल का मतलब यहाँ पर है केमिकल बेसिस पे, मीन्स जो भी स्ट्रक्चर होगा वहां उस मॉलिक्यूल का, तो उस मॉलिक्यूल का केमिकल बेसिस और फिजिकल बेसिस, उस बेस पे वो मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर यूजफुल चेंजेस आने चाहिए, म्यूटेशन होनी चाहिए, एंड इट ऑल्सो शो म्यूटेशन। और वो क्या शो करता हो, म्यूटेशन भी शो करता हो। तो ये प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होनी चाहिए क्योंकि ये म्यूटेशन इनहेरिटेंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली। थर्ड जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे वो प्रॉपर्टी रहने वाली है कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वो स्टोर कर सके और ट्रांसमिट कर सके, ट्रांसलेट कर सके आगे नेक्स्ट जनरेशन में। सो जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जस्ट अ सेकेंड should be able to translate information
इंफॉर्मेशन कौन सी? जो कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, उस इन्फो की यहाँ पर बात हो रही है। दैट द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फो को अपने अंदर स्टोर भी कर सकता हो, स्टोरेज प्रॉपर्टी भी हो उसमें, ताकि वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंफॉर्मेशन को स्टोर रखे, और जब ये टाइम आए कि उसे आगे नेक्स्ट जनरेशन में उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है, तो वो उतना कैपेबल भी हो कि उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर सके, आगे ट्रांसक्रिप्ट कर सके। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये प्रॉपर्टी लाई करती हैं, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? वो मॉलिक्यूल कहलाएगा जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली हम इस कैटेगरी में न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स को। और न्यूक्लिक एसिड्स पर बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। तो आज हम बेसिकली जानते हैं कि डीएनए और आरएनए में डीएनए बेटर है। वो क्यों है वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे साइड बाय साइड। लेकिन उससे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास फॉर्म है, वो डीएनए जो आरएनए बने हुए हैं, तो इनकी लिटिल बिट डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई, और बेसिकली न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों का बना होता है, मीन्स डीएनए और आरएनए अगर हम पढ़ें तो वो किन चीज़ों के बने होते हैं, वो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एनए, कि मे बी हमें बहुत टाइम बाद ये लिखना पड़े। तो इसमें सबसे पहले हम बच्चे क्या पढ़ेंगे? डीएनए। और फिर हम सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे? आरएनए। डीएनए और आरएनए टर्म आप पहले काफी बार सुन चुके होंगे। डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए हमारे पास क्या होता है? दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से क्या मतलब निकलता है? यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड से ये मतलब निकलता है कि एक एसिडिक फॉर्म का मॉलिक्यूल, एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने वाला एसिडिक फॉर्म का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्म जो प्रेजेंट और लाई करती है इन न्यूक्लियस। ये बेसिकली यूकेरियोट्स को ध्यान में रख के टर्म हम स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट रहने वाले एसिडिक फॉर्म है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकती है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। और वो हमारे पास डीएनए और आरएनए फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। तो डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों इनके नाम इस तरीके से हैं वो हम इस चैप्टर में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड एंड सॉन, तो ये फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले पस सेल्स के अंदर डिस्कवर किए थे, और जिसको उन्होंने न्यूक्लियन के नाम से बच्चे क्या है बोला। और जो भी डीएनए है वो एसिडिक सब्सटेंस है एक तरीके का। तो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है वो अल्टमान ने दी थी। तो मीन्स ये डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे पास, कि जो हमारे पास फ्रेडरिक मिशर है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड में। 1869 में इन्होंने पस सेल में डिस्कवर किया। हमारे पास पस सेल थी और उसमें हमने क्या किया? डिस्कवर किया इस चीज को, और इन्होंने नाम दिया उसको एक न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है डीएनए?
एसिडिक सब्सटेंस है। और जो न्यूक्लिक एसिड टर्म है वो किसने दी? वो दी हमें अल्टमान ने। जो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है दैट इज गिवन बाय अल्टमान। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।